जय हिंद मेरे सेठ सैनियों, और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो बात करेंगे आज के वीडियो पे। तो ये वीडियो जैक बोर्ड के द्वारा टर्म 2 के लिए क्लास 12 का यानी कि कक्षा 12वीं का हिंदी ऐच्छिक यानी कि हिंदी इलेक्टिव का जो सब्जेक्ट है उसका मॉडल सेट संख्या 4 है। आज उसका पूरा का पूरा सोल्यूशन जो है इस वीडियो में मैं करने वाला हूं। तो जितने लोग चैनल पे नए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, मैं बोलूंगा कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो क्या करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ये वीडियो जो है अपने दोस्तों तक क्या कीजिएगा, जरूर शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले अगर मैं वीडियो को शुरू करूं तो उससे पहले कुछ जो सामान्य निर्देश हैं इन निर्देशों को मैं पढ़ता हूं। तो सबसे पहले क्या देख सकते हो कि परीक्षार्थी यथासंभव अपनी ही भाषा शैली में क्या करे, उत्तर दे। तो इसी के लिए मैंने क्या किया कि पूरा का पूरा जो PDF है वो मैंने अपने हाथ से पूरा का पूरा PDF जो है पूरा का पूरा PDF जो है करवाया है, यानी कि पूरा का पूरा अपने ही हाथों से लिखकर पूरा का पूरा PDF जो है बनाया हूं। और इसको लिखने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, तो थोड़ा मेहनत देख के भी क्या करें आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दें। दूसरा देख सकते हो कि इस प्रश्न पत्र के 3 खंड हैं और सभी खंडों के प्रश्नों के उत्तर देना क्या है आपके अनिवार्य है, और तीनों खंडों का क्या करना है आपको उत्तर देना। तीसरा देख सकते हो कि सभी प्रश्न के लिए जो अंक होगा वो उसके सामने, जैसे कि देख सकते हो ये प्रश्न है, इसके सामने इस तरह का उपांकित किया गया है, ऊपर में क्या है लिखा हुआ है, देख सकते हो। चौथा क्या है कि प्रश्नों के उत्तर उसके साथ दिए गए निर्देश के आलोक में ही देना है, जिस तरह का निर्देश उसी तरह क्या करना है, पूरा का पूरा आंसर देना है। तो सबसे पहले खंड क पे हम लोग बात करते हैं, और खंड क क्या है, अपठित बोध है। तो क्वेश्चन क्या देख सकते हो कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के क्या लिखे, उत्तर लिखे। तो अगर मैं इस गद्यांश को पढ़ने के लिए जाऊं तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा और वीडियो क्या होगा, काफी लेंदी हो जाएगा। तो मैं सीधा का सीधा मैं इसके आंसर पे चलता हूं, क्वेश्चन और आंसर पे चलता हूं। चूंकि आप देख सकते हो यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए गए हैं कि सबसे सफल व्यक्ति किसे कहा गया और किसने किनका चुनाव करना हमारे बस में नहीं है। और तीसरा प्रश्न क्या है, देख सकते हो कि जीवन की सफलता असफलता किस पर टिकी हुई है। तो बात करेंगे सबसे पहले हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन के आंसर का। तो देख सकते हो 1 नंबर के क्वेश्चन का जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन में फिर से बता दूं कि देख सकते हो क्वेश्चन क्या है कि सबसे सफल व्यक्ति किसे कहा गया है। तो अगर मैं बात करूं आंसर का गद्यांश के हिसाब से, तो सबसे सफल व्यक्ति वह व्यक्ति है जो क्या करे, उपयुक्त चुनाव करना जानता है, यानी कि अपने लिए अच्छा जो चुनाव है उसको करने जो जानेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सफल व्यक्ति बोलेंगे। दूसरा देख सकते हो कि किनका चुनाव करना हमारे वश में नहीं होता, ऐसे कौन सी चीजें हैं जिनका चुनाव हम नहीं कर सकते हैं। तो गद्यांश के हिसाब से देख सकते हो आंसर क्या होगा, आंसर हमारा क्या होगा कि माता पिता का, देश काल का, जन्म मृत्यु का चुनाव करना क्या होता है, हमारे बस में नहीं होता है। क्या कोई व्यक्ति अपने माता पिता का चुनाव कर सकता है क्या? नहीं, पॉसिबल नहीं है। क्या कभी आप किस देश में जन्मे हो इसका कभी चुनाव कर सकते हो क्या? नहीं। आप किस टाइम पे जन्मोगे क्या कभी चुनाव कर सकते हो क्या? नहीं। आपकी मृत्यु कब होगी, आप जन्मोगे कब, इस चीज का चुनाव आप नहीं कर सकते हो। तो यही बोला क्या है, क्वेश्चन में लिखा गया है कि माता पिता का, देश काल का, जन्म मृत्यु का चुनाव करना क्या है, हमारे वश में नहीं है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो देख सकते हो क्या है कि जीवन की सफलता असफलता किस पर टिकी हुई है, जीवन की सफलता और असफलता किस पर टिकी हुई है। तो अगर मैं बात करूं गद्यांश के हिसाब से तो देख सकते हो इसका आंसर क्या होगा कि चुनाव पर ही हमारा आचरण, हमारा कर्म, हमारे विचार, हमारी देख सकते हो कार्यशैली और हमारा भाषा का स्तर निर्भर करता है। तो इन्हीं बातों पर हमारे जीवन की सफलता और असफलता जो होती है वो टिकी होती है। तो इन्हीं से क्या होती है, हमारी जो पूरा का पूरा जो सफलता और असफलता क्या होता है, टिकी होती है। बात करेंगे अथवा का गद्यांश का। तो आप देखोगे कि अथवा नंबर का जो गद्यांश आपको यहां पे देखने के लिए मिलेगा, यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 का जो अथवा का गद्यांश है यहां पे आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये वाला क्या करें, आप आराम से पढ़ ले, मैं सीधा इसके क्वेश्चन आंसर पे जाऊंगा। देख सकते हो कि इसका पहला जो क्वेश्चन वो क्या है कि पद्यांश में किस ऋतु का वर्णन किया गया है। तो ये जो गद्यांश है या जो पद्यांश है इसमें वसंत ऋतु के आगमन का पूरा जो है वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर ख देख सकते हो कि मेघों के आगमन पर की तुलना किससे किया है। जो मेघों के आगमन की जो तुलना है वो किससे किया है, हम लोग बात करेंगे। तो देख सकते हो इसका जो आंसर मैं बात करूं तो मेघों के आगमन की तुलना पाहुन से, पाहुन यानी कि जो पहुना होते हैं यानी कि कुटुंब जो होते हैं उससे किया गया है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। तो देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है कि मेघों के आगमन पर पीपल ने क्या किया, पीपल का जो वृक्ष था उसने क्या किया, उसके लिए बूढ़े शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है। तो अगर मैं बात करूं आंसर का तो देख सकते हो क्या क्या कि मेघों के आगमन पर पीपल ने
आगे बढ़कर जोहार किया। क्या क्या? जोहार किया। और यहां पे बूढ़े शब्द का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि आपको पता होगा कि जब भी कोई नया कुटुंब आता है गांव में तो बूढ़े लोग क्या करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। तो इसीलिए क्या किया, बूढ़े ने हाथ जोड़कर क्या किया, कुटुंब का स्वागत किया। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे, तो देख सकते हो कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के क्या करना है, आपको उत्तर देने हैं। क्या है, आपको उत्तर देने हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, देख सकते हो कि क्वेश्चन नंबर क क्या है हमारा, कि आज का भारत अथवा कंप्यूटर साक्षरता का महत्व विषय पर क्या करना है, निबंध लिखना है। या आपको क्या लिखना है, आज के भारत पे अथवा क्या लिखना है, कंप्यूटर पे। तो चूंकि मैंने दोनों का ही क्या क्या है, आपको पूरा का पूरा आंसर मैंने दिया है। तो पहले हम लोग बात करेंगे कि आज के भारत पे, किस पे बात करेंगे, आज के भारत पे। तो देखो मैंने क्या लिखा है कि वर्तमान से हम वर्तमान में, अगर यहां पे से की जगह में होगा, वर्तमान में हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। जिस प्रकार 19वीं सदी को ब्रिटेन का समय कहा जाता है और 20वीं सदी आपको पता होगा कि अमेरिकन सदी कहा जाता है, उसी प्रकार 21वीं सदी किसका है, भारत का सदी कहा जाता है। तो अगर मैं बात करूं तो इंडियन सेंचुरी है ना के अनुसार भारत एक तेजी से बदलने वाला अर्थव्यवस्था है। आने वाले वर्षों में भारत को सबसे अधिक उन्नति करने वाला देशों में शामिल किया जाएगा, यह आप सबको पता होगा। बात करेंगे आगे, देख सकते हो। तो अगर मैं बात करूं आगे, मैंने क्या लिखा है कि स्वतंत्रता के पश्चात हमारे देश ने विभिन्न क्षेत्रों में उन्नति की है। जैसे मैं बात करूंगा तो सामाजिक अर्थव्यवस्था में प्रगति है ना, वैज्ञानिक आविष्कार, सांस्कृतिक रूप में, उसके बाद स्मृति, शिक्षा के क्षेत्र में विकास किया। साथ में खेती के उन्नति के जो तरीके हैं, तकनीक में और विज्ञान का समुचित विकास, साथ में चिकित्सा के क्षेत्र में अनुसंधान आदि कई क्षेत्रों में जिनमें हम क्या है, आगे बढ़ चुके हैं। तो अगर मैं बोलूंगा किन किन क्षेत्रों में, तो देख सकते हो सबसे पहले सामाजिक अर्थव्यवस्था में प्रगति हम लोग किए हैं, हम लोग वैज्ञानिक आविष्कार में प्रगति किए हैं, हम लोग सांस्कृतिक रूप से प्रगति किए हैं, और साथ में शिक्षा के क्षेत्र में और विकास किए हैं। साथ में खेती के लिए जो भी उन्नत तकनीक का प्रयोग होता है और विज्ञान का जो समूचा विकास होगा, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो, जितने भी अनुसंसाधन है उनके क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में हम लोगों ने क्या किया, विकास किया है। देख सकते हो आगे मैंने क्या लिखा है, आज हमारा देश आर्थिक रूप से पहले की अपेक्षा कहीं अधिक सक्षम है। देख सकते हो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्रियों के अनुसार भारत की विकास दर लगभग कितना, 70% है, जो इसे सबसे तेज गति से विकास करने वाला देश बनाती है। और इन्हीं वजह और इसी वजह से हम लोग बोलेंगे कि वर्ष 2024 तक इसे चाइना से भी आगे ले जाएगी। और ये जो पूरा का पूरा जो विकास गति है 2024 तक क्या होगा कि चाइना से आगे ले जाएगा। नेक्स्ट तो आगे क्या है कि अगर आज भी देखा जाए तो भारत का स्थान दूसरा ही है। क्या है, आज भी देखा जाए तो भारत का स्थान दूसरा, अर्थात अर्थव्यवस्था के मामले में हम चाइना के बाद विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, आर्थिक शक्ति में क्या मामले में हम लोग आते हैं। बात से आगे देख सकते हो कि 21वीं सदी का भारत जहां इन क्षेत्रों में उन्नति प्राप्त हुई, जो भी हम लोगों ने क्षेत्र देखा, वहीं कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनकी परिस्थितियों में सुधार की आवश्यकता शेष है। उनमें से कुछ क्षेत्र हैं, जैसे हम लोग बोलेंगे बेरोजगारी में हमको सुधार करना है, गरीबी में सुधार करना है, और जनसंख्या वाला जो क्षेत्र इसमें भी क्या करना है, हमें सुधार करना है। आगे देख सकते हो कि आज हमारे देश में विद्यार्थी सभी क्षेत्रों में उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, है ना। आप देख सकते हो सभी क्षेत्र में, क्योंकि हमारे पास कंप्यूटर है। देश के संपूर्ण विकास के लिए लड़कों के साथ साथ लड़कियों की शिक्षा के लिए भी समुचित क्या है, प्रयास जारी है। आपको पता होगा कि लड़कियों के भी हो क्या हो, शिक्षा जारी हो। इस प्रकार 21वीं सदी के भारत का भविष्य बहुत ही क्या है, स्वर्णिम है, हम लोग पूरा का पूरा कह सकते हैं। तो पूरा का पूरा मैंने एकदम आसान भाषा में आपको लिखा है। तो अगर समझ में नहीं आया तो क्या करें, एक बार अगर आप खुद से पढ़ लोगे तो आपको क्या होगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। बात करेंगे अगला, यानी कि आपने अभी देखा कि यहाँ पे दो प्रश्न था। एक तो क्या है कि आप कंप्यूटर पे लिखे, या दूसरा क्या था, आपको पता होगा दूसरा हम लोगों ने देखा था कि कंप्यूटर साक्षरता पर। एक तो आज के भारत पे, और दूसरा क्या था, कंप्यूटर साक्षरता पर आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन लिखना था। तो हम लोग बात करेंगे आप कंप्यूटर की साक्षरता पर। तो जो लोग चैनल पे नए हैं, मैं फिर से बोलूंगा कि अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को क्या करें, जरूर सब्सक्राइब करें। तो हम लोग अथवे के प्रश्न पे चलते हैं। देख सकते हो कंप्यूटर साक्षरता का महत्व। तो आज का युग गति का युग है, हर कार्य हमें
कम समय में करना अच्छा लगता है, आपको पता होगा। तो बिना कंप्यूटर के ऐसा करना क्या है, संभव नहीं है। और कम समय में अगर कोई काम करना होगा तो कंप्यूटर के बिना हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो देख सकते हो कि आज हम देख सकते हैं कि जीवन के हर क्षेत्र में कंप्यूटर आवश्यक बना जा रहा है, बनता जा रहा है। जैसे अगर बात करें शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, साथ में हम लोग बात करेंगे तकनीक के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में या व्यावसायिक क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में क्या होगा था कि कंप्यूटर अब हमारे लिए क्या बन गया, आवश्यक बन गया है। बात करेंगे आगे, देख सकते हो कि शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से हम विश्व के किसी भी कोने में बैठकर उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार कंप्यूटर ने जीवन के प्रत्येक प्रत्येक को क्या क्या है, जीवन के प्रत्येक लोगों को क्या क्या है, प्रभावित किया है। तो बीते 20 से 30 वर्षों में कंप्यूटर ने हमारे जीवन को क्या क्या है, बदल डाला है। अब बात करेंगे आगे, तो देख सकते हो क्या है कि कंप्यूटर के महत्व को देखते हुए भारत में भी कंप्यूटर ने शिक्षा को विद्यालयों में क्या 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 पढ़ाया जा रहा है। कंप्यूटर की जो शिक्षा है वो विद्यालयों में भी क्या हो जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। बात करेंगे आगे, तो देख सकते हो कि जेब में रखे जाने वाली मिनी कैलकुलेटर, जो भी हमारे कैलकुलेटर होते हैं, भारतीय व्यावसायिकों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों में लोकप्रिय हो गए हैं। कंप्यूटर की मदद से व्यवसाय में कम लागत से अधिक उत्पादन क्या किया जा रहा है, किया जा सकता है। तो इसीलिए क्या हो गया कि जो कंप्यूटर होता है, जो कैलकुलेटर होता है, वो भी क्या हो गया, बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो गया है। साथ में देख सकते हो कि यह एक शुरुआत है। आने वाले समय में कृत्रिम वृद्धि से कंप्यूटर की क्षमता कई गुना क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इससे वह कुछ सीमा तक मानव की भांति क्या करने लगेगा, कार्य कर पाएगा। तो ऐसा भी क्या होगा, आगे चल के देखा जाएगा। तो हम लोगों ने वो तो क्वेश्चन कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे अगले प्रश्न पे। तो अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति पर किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक को क्या करना है, पत्र लिखना है। तो अगर मैं बात करूं इसके आंसर का तो देख सकते हो क्या है कि सबसे पहले ये जो कोटेशन होता है सेवा में आपको लिखना है। तो मैंने क्या लिखा है कि सेवा में श्रीमान संपादक महोदय कहा। तो देख सकते हो यहाँ पे बोला गया है कि दैनिक समाचार पत्र को बोला गया है। तो मैंने दैनिक भास्कर को, मैंने किसको, दैनिक भास्कर को मैंने ये लिखा है। तो सेवा में है ना श्रीमान संपादक महोदय दैनिक भास्कर। विषय क्या है कि बिगड़ती कानून व्यवस्था के सुधार हेतु, है ना, इस तरह का जो भी विषय वो आपको लिखना पड़ेगा। फिर आपको यहाँ शुरू करना पड़ेगा महाशय आपके प्रतिष्ठित दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर के माध्यम से अपने क्षेत्र कानपुर में बिगड़ती कानून व्यवस्था की ओर माननीय मुख्यमंत्री एवं जिला प्रशासन के अधिकारियों का है ना ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। महोदय मेरे गृह जनपद में, यानी कि जहां मैं रहता हूं, आए दिन सरेआम लूट, डकैती, हत्या, बलात्कार की घटनाएं हो रही है। आज आप और हम कोई भी व्यक्ति अपने आसपास को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। तो अतः आपके पत्र के माध्यम से, है ना, आपके पत्र के माध्यम से हम चाहते हैं कि अभिलंब माने जल्दी से जल्दी क्या हो कि इन समस्या के निपटारे के लिए एक क्या है, देख सकते हो कि एक उच्च स्तरीय बैठक हो और कानून और व्यवस्था की समस्या से निजात दिलाने की अविलंब क्या हो, कृपया किया जाए। इस तरह से आप लोग लिख सकते हो। लास्ट में आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा भवदीय और क्या लिखना पड़ेगा, विश्वासभाजन। और विश्वासभाजन में क्या करोगे आप, यहाँ पे अपना नाम क्या करोगे, जरूर लिख दोगे। बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। तो क ख के बाद हम लोग बात करेंगे गौ पे। तो अपने क्षेत्र में मलेरिया फैलने की संभावना को देखते हुए जिले के स्वास्थ्य अधिकारी को क्या करना है, पत्र लिखना है। तो अगर मैं बात करूं इसके आंसर का, तो देख सकते हो क्या है कि सेवा में श्रीमान स्वास्थ्य कल्याण अधिकारी धनबाद सदर अस्पताल। हम लोग धनबाद से, तो मैंने सदर अस्पताल को लिखा है। तो देख सकते हो विषय क्या है, मलेरिया की रोकथाम हेतु। तो यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया था, इसलिए यहाँ से आपको लिखना है एक लाइन छोड़ के महाशय सविनय निवेदन है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में मलेरिया से पीड़ित लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। सिर्फ देख सकते हो कि क्लोरोक्वीन की गोलियां यथेष्ट नहीं है, यानी कि जो भी अब मलेरिया के लिए क्लोरोक्वीन की जो गोलियां होता है वो खाली लेना हमारे लिए अच्छा नहीं हो रहा है। गांव में परिवार पीड़ित है, और क्या है कि बहुत ज्यादा परिवार जो है पीड़ित है। क्रोध है कि इस भीषण देख सकते हो क्या है कि रोग से, है ना, त्राण विलय हेतु कोई विशेष व्यवस्था की जाए। कृपया शीघ्र क्या करें, समस्या का निदान किया जाए। ऐसा क्या करना है, आपको अंत में लिखना है। और लास्ट में आपको यहाँ क्या करना है, धन्यवाद लिखना है। और यहाँ पे आपको पता और आपका नाम जो है यहाँ पे लिख देना है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। देख सकते हो क्वेश्चन क्या है कि समाचार लेखन के 6 ककार क्या हैं।
तो अगर मैं बात करूं समाचार पत्र लिखन के 6 ककार का, तो देख सकते हो यहाँ पे 6 ककार मैंने लिखा है। तो पहला ककार क्या है, क्या, पहला ककार क्या है, क्या, और दूसरा ये कम नहीं होगा, दूसरा क्या हो जाएगा, कब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कब। तो पहला क्या हो गया, क्या, यानी कि जैसे हम लोग बोलते हैं कि क्या घटना हुआ, इस घटना की क्या स्थिति है, ये पहला हो गया। दूसरा क्या होगा, ये घटना कब हुआ, यानी कि किस समय पे किस तार पे हुआ। तीसरा क्या होगा, कहाँ, यानी कि घटना कहाँ पे हुआ। चौथा क्या हो जाएगा, क्यों घटना हुआ। और पांचवा क्या होगा कि घटना का कारण क्या है और करने वाला क्या है। और छठा क्या हो जाएगा कि कैसे, इसका विवरण दे। तो ये जो 6 का 6 है, ये क्या है, किसी भी समाचार पत्र का ककार, यानी कि कोई जो अगर समाचार पत्र लिखा जाता है तो इन्हें 6 मुख्य बातों पे लिखा जाता है। पहला, घटना या घटना की स्थिति, समय, किस समय पे हुआ, किस स्थान पे हुआ, घटना का क्या कारण है, घटना का कारक कौन है और करने वाला कौन है, या घटना का क्या क्या है, विवरण कौन है। तो ये क्या है, 6 जो है समाचार पत्र के ककार हैं। बात करेंगे तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन क्या देख सकते हो कि निम्नलिखित काव्यांश में से किसी एक का क्या करना है कि आपको पूरा का पूरा जो है व्याख्या करना है, सब प्रसंग क्या करना है, व्याख्या करना है। तो ये पूरा का पूरा देख सकते हो आपका क्या है, काव्यांश है कि राधे एक बार फिरी आवे, ए वार वाजी विलोकी आपने हुरे बनोही, है ना, सिवाए, है ना। तो ये पूरा का पूरा है, आप एक बार इसको पढ़ लेना, है ना। तो मैं बात करूंगा इसके प्रसंग का। तो देख सकते हो आंसर क्या है कि प्रस्तुत पंक्ति में माता कौशल्या का दुख और पुत्र जो वियोग है ना, दृष्टिगोचर होता है। ये जो पूरा का पूरा है, ये पूरा का पूरा जो माँ कौशल्या है उसके दुख और पुत्र का जो वियोग था उसका पूरा का पूरा क्या करता है, दृष्टिगोचर करता है। तो देख सकते हो आगे क्या है कि माता कौशल्या राम के वन में जाने से बहुत क्या होती है, दुखी है। वे अपने पुत्र राम को वापस आने का निवेदन करती है, यहाँ पे करता हो गया तो क्या होगा, करती है। तो कौशल्या का यह निवेदन, है ना, देख सकते हो कि अपने लिए नहीं है बल्कि राम के मैं बोलूंगा कि राम के घोड़े के लिए है ना। उन्होंने ये जो बात बोला कि फिरे अइहो, ये राम जी से नहीं बोला था बल्कि राम जी के घोड़े से कहा था। तो राम का घोड़ा उनके जाने से बहुत क्या हो गया था, दुखी है। वह भरत की देखभाल के बाद भी कमजोर होता जा रहा था, है ना। देख सकते हो आगे कि कौशल्या माता से उनका दुख नहीं देखा जाता है। वे घोड़े का जो विरह भली प्रकार से समझ पा रही थी, क्योंकि उन्होंने भी बेटा खोया था और घोड़े ने क्या खोया था, राम जी को खोया था। दोनों ही राम को बहुत प्रेम करते थे, घोड़ा भी और उनकी माता भी। तो अतः उनका हृदय से देख सकते हो अतः उनका हृदय रो पड़ता है और वे यह कहने के लिए विवश हो गई कि राम तुम एक बार लौट कर आ जाओ, मेरे लिए नहीं तो अपने प्रिय घोड़े के लिए क्या हो जाए कि आप लौट के आ जाओ, ऐसा कहा गया पूरा का पूरा पंक्ति में। तो देख सकते हो अथवा का जो पूरा का पूरा जो हमें काव्यांश को पढ़ना है अथवा का, तो क्या देख सकते हो, रक्त ढारा मासू गारा हाड़ भय सब शंख, ये जो पूरा का पूरा है इसको आप पढ़ सकते हो पीडीएफ पे, लेकिन मैं चलूंगा इसके आंसर पे। तो देख सकते हो आंसर क्या है कि दुखी नागमती भोरो तथा कोवे से अपने प्रियतम के पास संदेश ले जाने को कहती है। यानी कि दुखी जो नागमती जो भोरे है, जो भी भोरे होते हैं या जो भी कोवे होते हैं, वहां पे जो भी उनके अपने प्रीतम है, यानी कि जिससे भी वो प्यार करते हैं, उनके पास संदेश ले जाने को कहती है। उनके अनुसार वे उनके विरह का हाल शीघ्र ही जाकर उनके प्रियतम, यानी कि जिससे वो प्यार करते हैं, उनको क्या कहती है, बताने के लिए बोलती है। तो प्रियतम के विरह से, है ना, नागमती जो भी उनका नाम था जिस भी व्यक्ति का, नागमती कितने गहन दुख भोग हो रहा है, वो क्या कर रहे हैं, बोलते कि मैं कितना गहन क्या कर रहा हूं, दुख भोग कर रहा हूं। इसका पता प्रियतम को क्या करे कि अवश्य लगना चाहिए, ऐसा उनको लगता है। अतः उन्हें संबोधित करते हुए कहती है कि तुम दोनों वहां जाकर, यानी कि जो भौवा था और जो कौवा था, तुम वहां जाके मेरे प्रीतम को, है ना, मेरी स्थिति बताना और कहना कि तुम्हारी पत्नी विरह रूपी अग्नि से क्या होती है, जलते हुए मर गई है। तो इस अग्नि से उठने वाली काले धुएं के कारण हमारा रंग भी क्या पड़ गया है, काला पड़ गया। क्योंकि आपको पता है कि जो भौरा होता है, भौरा का रंग क्या होता है, काला, और कौवे का रंग क्या होता है, काला। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि जो मैं तुम्हारी जो आस देख रहा हूं, तो इस आस से जलती हुई एक अग्नि से मैं जल गया हूं, और इस जो धुआं उठा उससे क्या हो गया, हम लोग क्या हो गए, काले पड़ गए। तो विरह की अग्नि कैसी थी आप देख सकते हो, इस बात से पता चल रहा है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो देख सकते हो क्या है कि भारत का आत्मा परिताप उनके चरित्र के किस उज्जवल पक्ष की ओर संकेत करता है। भरत का, इसलिए भारत मैंने बोल दिया, एक्चुअली क्या है कि भरत का आत्मा, है ना, भरत का आत्मा परिताप
उनके चरित्र के किस उज्जवल पक्ष की ओर संकेत करता है? भरत जी ने जो भी परित्याग किया था तो वो किस तरह से चित्रित करता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो आंसर का मैं बात करूं तो भरत का आत्म परिताप उनके निम्नलिखित उज्जवल पक्ष की ओर क्या करता है? संकेत करता है। पहला क्या है कि भरत निर्मल हृदय व उद्दत व्यक्ति था। आपको पता होगा कि जो भरत था उसका हृदय कैसा था? निर्मल था, यानी कि बोलेंगे बहुत कोमल था। दूसरा क्या है कि उनका भातृ प्रेम भक्ति से क्या था? मैं बोलूंगा कि ओतप्रोत था। ये भातृ प्रेम मतलब उसका जो भाई के प्रति प्रेम था भरत जी का, वो क्या था? भाई प्रेम से पूरा ओतप्रोत था, पूरा भरा हुआ था। तीसरा क्या है कि माता व परिस्थिति की अपेक्षा स्वयं के दुर्भाग्य को दोषी ठहराकर वे उदारता एवं विशाल हृदयता क्या हो गए? धनी बन गए। और जिस तरह की उनकी परिस्थितियां बनी, उन परिस्थितियों को वो समझकर अपने आप को दुर्भाग्य मानकर दोषी ठहराकर क्या कर गए कि वो अपना विशाल हृदय का और उदारता का क्या कर दिए? परिचय दे दिए। बात करें तो क्या है? तब तो छवि पीवत जीवत है, अब सोचन लोचन जात जरे, पंक्ति का आशय क्या करना है? स्पष्ट कीजिए। तो अगर बात करेंगे इसका आंसर का तो देख सकते हो यहाँ प्रियतम अपनी प्रेयसी का स्मरण करके, यानी कि देख सकते हो यहाँ पे प्रियतम का अगर मैं बात करूं तो जैसे कि प्रियतम में राम भगवान आते हैं और प्रेयसी में कौन आएंगे? हमारे सीता मैया। यानी कि यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे पुरुष का बोध होगा और प्रेयसी जो होगा यहाँ पे औरत का बोध होगा। तो यहाँ प्रियतम अपनी प्रेयसी का स्मरण करके कह रहा है कि जब हम लोग आसपास, देख सकते हो क्या कि जब हम लोग आसपास थे तब मैं तुम्हें देख देख कर जीवित था, अब तुम पास नहीं हो तो तुम्हारी अपनी कल्पना में, यानी कि तुम्हें मैं क्या करता हूं? अपनी कल्पना में सोच रहा हूं। और इस दशा में मेरे नेत्र क्या है कि देख सकते हो कि मौन जले जा रहे हैं। और इसी दशा में क्या कर रहा हूं कि मैं मन मन में क्या कर रहा हूं? रो रहा हूं और तुमको मैं क्या कर रहा हूं? याद कर रहा हूं, ऐसा कहा गया है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो ये जो माह का महीना होता है ना, माघ महीने में बिरहनी को क्या अनुभूति होती है? माघ का जो महीना है इसमें बिरहनी को क्या अनुभूति होती है? तो बात करेंगे आंसर पे। तो माघ के महीने में ठंड बहुत अधिक होती है जिससे चारों तरफ कोहरा छाने लगता है। यह स्थिति बिरहनी के लिए बहुत कष्टदायक होती है। इसमें विरह की पीड़ा मौत के समान होती है। यदि पति इसी तरह अनुपस्थित रहे, है ना, अनुपस्थित रहे तो माघ मास की ठंड उसे अपने साथ ले जाकर मानेगी, ऐसा कहा गया है। तो माघ मास उनके मन में काम की भावना, देख सकते हो, को जागृत करता है। वह प्रियतम से मिलने के लिए तड़प उठती है ना। आगे देख सकते हो कि माघ महीने में होने वाली वर्षा उनकी व्याकुलता को और बढ़ा देती है। वर्षा में देख सकते हो कि भीगी हुई क्या है? नगमती को गीले वस्त्र तथा, है ना, आभूषण तक भाता नहीं है। उसे ऐसे लगता है कि इस विरह में वह इस प्रकार जल रही है कि उसका शरीर क्या हो जाएगा? राख के समान क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। पूरा का पूरा आप सेंटेंस पढ़ लोगे तो आपको क्या होगा? अच्छे से क्या होगा? समझ में आ जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो देख सकते हो कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के क्या करने उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न क्या है कि देख सकते हो आंख बंद रखने और आंख खोलकर देखने का क्या परिणाम निकले। तो देखेंगे अगर मैं बात करूं आंसर का, तो आंख बंद रखने से लोगों ने लंबे समय तक अपना शोषण करवाया। यानी कि आंख बंद रखने से लोगों ने क्या किया? लंबे समय तक अपना शोषण करवाया। उन्होंने आंख बंद करके राजा को उनका शोषण करने की पूरी आजादी दे दी, है ना। देख सकते हो आगे कि उत्पादन, है ना, क्षमता का विकास हुआ तथा, है ना, देख सकते हो एकाग्रता अवश्य क्या होगी? बढ़ी, पर वह मात्रा भ्रम ही था। वह क्या था? एक प्रकार का मात्र भ्रम ही था। आंखें खोलकर देखने से उन्हें समझ में आया कि वह अभी तक क्या कर रहे थे। जिस विकास और प्रगति के नाम पर वे ठगे जा रहे थे, आंखें खोलने पर उन्हें पता चला कि, देख सकते हो कि पता चला कि इसका लाभ तो केवल राजा को ही क्या हो रहा है? कि राजा ही क्या कर रहा है? कि उठा रहा है। तो इस तरह का आंख खोलने का और आंख बंद करने का बात था। बात करेंगे आगे। तो क्या है कि सिंगरौली को, है ना, काला पानी, यहाँ पे क्या होगा? काला पानी, है ना, क्यों कहा जाता है? सिंगरौली को काला पानी क्यों कहा जाता है? तो बात करेंगे आंसर का। तो सिंगरौली खनिज पदार्थों से भरपूर पहाड़ी क्षेत्र है जो चारों ओर से घने जंगलों से घिरा हुआ है। इस जंगल के कारण यहाँ यातायात के साधन विकसित नहीं है। क्या है? यातायात के साधन विकसित नहीं है। यातायात के अभाव, कमी तथा घने जंगल के खतरों के कारण यहाँ के लोग
अंदर जाते थे, देख सकते हो अंदर ना जाते थे, यानी कि वो जंगल के अंदर नहीं जाते थे, और ना ही बाहर आने का, देख सकते हो, और बाहर नहीं आने का क्या करते थे, जोखिम उठाते थे। इस परिस्थिति के चलते सिंगरौली देश के अन्य भागों से कटकर, है ना, अकेलेपन का क्या क्या हो गया था, शिकार हो रहा था। इसी कारण सिंगरौली को काला पानी क्या कहा जाता था, काला पानी सजा होता था, आपको पता होगा। तो वो एक टापू था, जिस टापू के चारों ओर क्या था, पानी था, तो अकेला पड़ गया था। इसी तरह का बात है वहां पे हो रही थी। बात करें क्वेश्चन नंबर 2 का, गौ का, तो मां मनसा देवी जाने के लिए, है ना, क्या देख सकते हो कि केवी कार में बैठे हुए, है ना, कवि कार में बैठे हुए, है ना, संभव के मान में जो कल्पनाएं उठ रही थी उनका क्या करना है, वर्णन करना है। थोड़ा यहाँ पे लिखने में थोड़ी दिक्कतें हो गई थी, तो इसीलिए थोड़ा पढ़ने में भी क्या हो रहा, दिक्कत हो रहा था। आप क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हो। तो भी बात करूं उत्तर का, तो मनसा देवी जाने के लिए, है ना, केबिल कार में, एक्चुअली क्या है, केबिल कार है, ठीक है। तो मनसा देवी जाने में केबिल कार में बैठे हुए संभव के मन में अनेक कल्पनाएं जन्म ले रही थी। वह घाट में मिली लड़की से मिलना चाहता था, जो भी घाट में मिला लड़की से मिलना चाहता था, उसी लड़की की छवि उसके मस्तिष्क में बस गई थी। वे चारों ओर उस लड़की को पाने के लिए क्या था, बेचैन था। इस तरह का पूरा घटना जो हो रहा था। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का, तो क्या 6 का, तो क्या देख सकते हो कि प्रभास जोशी अथवा मलिक मोहम्मद जैसी की किन्हीं 2 रचनाओं के क्या करना है, नाम लिखना है। तो अगर मैं बात करूं कि मलिक मोहम्मद जैसी के 2 रचना का, तो एक तो क्या हो गया, आप देखोगे पद्मावत, और दूसरा क्या हो गया, आखिरी कलम। ये किसका है, मलिक का। और बात करेंगे प्रभास जोशी का, तो इसका अगर मैं 2 रचनाओं का बात करूं, तो बेसिकली आपको क्या करना है कि ये इनका जो 2 रचना है, एक तो देख सकते हो कि अपना मालवा खाऊं, है ना, उजड़ू, ये जो सभ्यता है इनका एक है। और दूसरा क्या करना है, आपको खुद से करना है। मैं चाहता हूं कि आप क्या करो, कमेंट बॉक्स में टाइप करो, ताकि मुझे पता चलेगा कि कितने लोगों को ये क्वेश्चन आता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 7 पे, देख सकते हो कि हमारे आज के इंजीनियर ऐसा क्यों समझते हैं कि वे पानी का प्रबंध जानते हैं और पहले जमाने के लोग कुछ नहीं जानते थे, ऐसा ये क्यों कहते। तो अगर मैं बात करूं इसके आंसर का, तो देखोगे कि आज के इंजीनियर अपने तकनीक ज्ञान को बहुत उच्च मानते हैं। उनको लगता है कि पुराने जमाने में लोगों की तकनीक शिक्षा से क्या था, अनजान थे। वो तकनीक की जो शिक्षा उससे क्या थे, अनजान थे। ऐसे सोचकर वे स्वयं एक देख सकते हो कि गलत फहमी में जीते हैं। वो मानते हैं कि पश्चिमी सभ्यता ने ज्ञान का प्रसार किया है, भारत के लोगों को ज्ञान था ही नहीं, ऐसा कहा है। उनका बोलने का मतलब है कि जो पश्चिमी सभ्यता है, यानी कि जो भी हमारे पश्चिमी देश है, उनकी सभ्यता से क्या हुआ है कि ज्ञान का प्रकाश हुआ है, हमारे देश को इसके बारे में पता नहीं, है ना। साथ में देख सकते हो आगे अगर मैं बात करूं, है ना, नहीं है। तो है क्या कि मैं बात करूंगा कि इसके बाद से ही लोगों को क्या हो गया कि अंदर का फैलाव जो है देखने के लिए मिला, है ना। तो पूरा का पूरा हम लोगों ने बात हम लोगों ने किया, है ना। आगे देख सकते हो अथवा का प्रश्न है। अथवा का प्रश्न क्या है कि बच्चे का माँ का दूध पीना नहीं, माँ से बच्चे के सारे संबंध का जीवन चरित्र होता है। इस पे क्या करना है, टिप्पणी करना है। तो क्वेश्चन क्या है कि बच्चे का माँ का दूध पीना नहीं, है ना, माँ से बच्चे के सारे संबंध का क्या है कि जीवन चरित्र होता है। इस पे क्या करना है, टिप्पणी करना है। तो बात करें इसके आंसर का, तो देख सकते हैं कि बच्चे का अपनी माँ से बहुत गहरा संबंध होता है। यह संबंध माँ की कोख में आने के साथ ही क्या होता है, जुड़ जाता है। जब वो माँ के गर्भ में होता है तभी जुड़ जाता है। जब वह जन्म लेता है तो माँ के दूध पर, देख सकते हो आगे क्या है कि दूध पर ही 6 महीने तक निर्भर रहता है। वो 6 महीने तक क्या करता है, माँ का दूध ही पीता है। इस दूध को वह आगे 3 वर्षों तक और ग्रहण करता है। आपको पता होगा कि 6 महीने तक तो वो 6 महीने तक तो केवल दूध ही पीता है, लेकिन 6 महीने के बाद क्या होता है कि वो कुछ हल्का फुल्का खाना शुरू करता है, लेकिन फिर उसके बाद 3 वर्षों तक क्या करता है, दूध ही ग्रहण करता है ना। माँ अपने बच्चों को दूध पिलाते समय अपने आंचल, देख सकते हो आंचल की छवि में रखती है ना। इस तरह दोनों एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, जीवन के कई वर्ष बिताते हैं। देख सकते हो कि 0 साल से लेकर 3 साल तक क्या होता है कि इस तरह के जीवन जो है बिताते हैं। तो बच्चे माँ के साथ ही देखोगे कि रोते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बड़े होते हैं। तो माँ
इन क्रियाओं से सुखी होती है और इन सभी क्रियाओं से क्या होती है, मां सुखी होती है। वह बच्चे पर अपनी ममता की छाया के तले रखती है और बच्चों को क्या करते हैं, अपनी जो पूरा का पूरा ममता है उस पर रखती है ना। बच्चा माँ के आंचल में दूध पीता हुआ अपनी माँ के स्पर्श तथा, है ना, जो भी बोलूंगा मैं जो बोलूंगा कि जो भी गर्म हवा को महसूस करता है या भी जो भी गर्म माहौल है उसको क्या करता है, महसूस करता है। वह बच्चे के लिए उसका पोषण करने वाली मित्र तथा एक स्त्री होती है। माँ का दूध पीकर बच्चा मानव जीवन का क्या होता है कि सार्थक को पूर्ण कर देता है। तो इस तरह का क्या होता है, माँ के साथ बच्चों का संबंध होता है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे, तो क्या देख सकते हो कि बिस्कोर की माटी शीर्षक पाठ में लेखक ने किन फूलों और फलों का क्या कहता चर्चा किया था। तो अगर मैं बात करूं का बिस्कोर जो है इस पूरे के पूरे जो कविता है या जो भी पाठ है इस पे कवि ने कमल के फूल, कोरैया, है ना, देखोगे कि हर श्रृंगार के साथ साथ, है ना, तोरी, है ना, लौकी, भिंडी, और फिर देख सकते हो कि, है ना, क्या है, देख सकते हो कि भटक किया, है ना, इमली, कदम आदि के फूलों का क्या क्या चर्चा किया है। बात करेंगे अथवा प्रश्न पे क्या देख सकते हो कि मालवा में विक्रमादित्य भोज और, है ना, मालवा में विक्रमादित्य भोज और साथ में क्या देख सकते हो कि मंजू ने पानी के रखरखाव के लिए क्या क्या प्रबंध किया, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखोगे कि इन राजाओं ने पठारों की कमजोरी को समझा और पानी को रोकने के लिए बेहतर इंतजाम किए। उन्होंने इसके लिए सबसे पहले वहां पर तालाब, कुएं, है ना, बनवाई, देख सकते हो क्या है कि बंधवाई का निर्माण करवाया। इस तरह वह बरसात का पानी जमा कर रख सकते थे। पहला तो क्या किया कि देखोगे कि उन्होंने जितने भी कुआं है, तालाब है ना, और जो भी है वो सब क्या किया, बनाना शुरू किया और उनको जमा किया, बरसात का पानी को जमा किया। साथ में देख सकते हो आगे क्या है कि जमा कर सकते थे, है ना। यह पानी पूरे वर्ष की व्यवस्था कर सकता था, है ना, वर्षा के पानी का क्या कर सकता, व्यवस्था कर सकता था और लोगों को पानी के लिए तरसना नहीं पड़ता था। यह क्या कहता है, मालवा में क्या था, इसी तरह का पूरा प्रमाण मिलता है। तो इसी तरह हम लोगों ने पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है उसका हम लोगों ने आंसर कर लिया। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ साथ में अगर आप चैनल पे नए हो, फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हो, तो क्या करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। और मैं बता दूं कि ये जो PDF है ये आपको जल्दी क्या होगा कि हमारे प्रीतम एकेडमी का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें, और साथ साथ में और जो प्रीतम एकेडमी का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो क्या करें, आप टेलीग्राम का जो हमारा ग्रुप है उसमें भी क्या करें, जाकर जो आप जरूर ज्वाइन हो जाए ताकि आपको ये PDF मिल जाए और आपको क्या हो, लिखने में आसानी हो। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।